कोई गिला है तो वो भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। फील्ड मार्शल की मुनज़्ज़म क़यादत के तहत जंग जीतकर आपका सर फख्र से बुलंद किया। खान साहब का बाहर आना मुश्किल है, कुछ केसेस में उनको सजा हो जाए। कोई भी ये तस्वर नहीं कर सकता कि खान साहब 2 साल जेल में क्यों कर गुजारे। उन्होंने कहा कि जदीद के जुल्म के आगे मैं 3 मिनट के लिए भी नहीं चुप रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। जाफिर एक्सप्रेस का सानिया हुआ, फिर खुशदार बस वाला सानिया हुआ और कल सोराब में सरकारी दफातर पर शर्क पसंदों ने हमले कर दिए। ADCR हदायतुल्लाह शहीद भी हो गए। आखिर कब तक ये मामला चलता रहेगा? कुछ तो रियासत पाकिस्तान को करना होगा, ये बड़ा सवाल है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इतना तो तस्लीम किया कि तैयारे गिरे थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी क्यों गिरे थे, उनके लिए ये सवाल है। वो सिंगापुर में हैं, शंग्रीला डायलॉग में शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद साहब भी उधर ही हैं। उन्होंने अलबत्ता इंटरव्यू में ख़बरदार कर दिया कि अगर खुदा न खास्ता आइंदा जंग हुई तो फिर वो महदूद नहीं रहेगी। इस सूरत हाल में क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन करवा कर अमन का नोबल प्राइज़ जीत सकते हैं, ये भी एक सवाल है। कल गुज़श्ता रोज़ कुछ लोगों को सज़ाएं हो गई 9 मई की शरपसंदी के हवाले से, जिनमें एक रुकन कौमी असम्बली भी शामिल हैं। PTI के रहनुमा आज भी बैरिस्टर सेनेटर अली ज़फ़र साहब कह रहे थे कि सड़कों पर आने के अलावा कोई चारा नहीं है, जबकि अलीमा खान वादे कर रही हैं कि जी वो बानी PTI खान साहब किसी जदीद के सामने 3 साल खामोश नहीं रहेंगे। और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ आज कोयटा में कह रहे थे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद की वजह से पाकिस्तान को एक कामयाबी मिली। अब ये सवाल कैसे हल होगा, क्योंकि सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब तो मशवरा तो देते रहे हैं कि आप डायलॉग करें, मामलात को हैंडल करें। वो अभी भी इसी हफ्ते फिर बानी PTI से मिल के आए थे और आज हमारे रूबरू भी जनाब फवाद चौधरी साहब हैं। उनके साथ टेलीफोन लाइन पर सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मोहम्मद मालिक साहब हैं। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी साहब, ज़रा सोराब वाक़े से बात शुरू करते हैं। हमने देखा पहले भी सानियात होते रहे, लेकिन इस तरह से कल सोराब में पूरे दफातर पर कब्ज़ा कर लिया गया। ये कब तक ऐसा होता रहेगा? ये देखिए, ये तब तक होता रहेगा कि जब तक हम सिर्फ टाइम गुजारने की पॉलिसी, डंग टपाओ पॉलिसी जारी रखेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें जो बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म है उसमें हर जगह भारतीय जो फुटप्रिंट है वो मिलता है। कुलभूषण जाधव हो या PLA हो या जो इनके लिंक्स हैं वो सबके सामने है। लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि जो हमारे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामियां हैं वो भी बड़ी वाज़ेह है। सबसे बड़ी गलती हमने ये की हुई है कि एक 1970 में हमने एक ऐसा सूबा तख्लीक किया है जिसका हिस्ट्री में कभी कोई वो ऐसा रहा ही नहीं है। हमने 3 रीजन्स को मिला के, मकरान को, कोयटा को, इनको सबको मिला के हमने 52% पाकिस्तान कोयटा के अंडर कर दिया है। वहां पे एक चीफ मिनिस्टर बैठा है, उसको पता ही नहीं है कि बाकी जगहों पे क्या हो रहा है। वहां के चीफ सेक्रेटरी बैठा है, जो चीफ जस्टिस बैठा है। मुकामी आबादी इस निज़ाम में शरीक ही नहीं है। जब तक देखें हम इसको, जो अपना ओरिजिनल सेटअप था बलूचिस्तान का, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें, गवादर को वफाक के अंडर दें। अच्छा। और फिर आप लोकल लीडरशिप जो है उसको वसाइल और हुकूमत में शामिल करें। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होती है? जब लोग हुकूमत में अपने आप को हिस्सा फील करते हैं। अभी आपने सारा निज़ाम जो है वो 20, 25, 30 सरदारों को हवाले किया हुआ है। जर्नैलों, फौजी जर्नैल हैं और पॉलिटिकल एलीट है। आम आदमी जो है वो खुद को कटा हुआ फील कर रहा है। तो जब तक ये आप बुनियाद इसकी ठीक नहीं करेंगे, वो तो बाहर वाले तो जाहिर है हमारे खिलाफ हैं ही ना। उन्होंने तो जो भी पैसे लगा सकते हैं,
असला बारूद दे सकते हैं, जो कुछ वो हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए कर सकते हैं वो तो करेंगे। फितना हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। मैं मालिक साहब यही नुक्ता आपके सामने भी रखना चाह रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वहाँ पहुँचे, जिरगे की भी बात है, लेकिन ये मसला कैसे हल होगा? क्या कोई फुल ऑपरेशन करना पड़ेगा? कैसे हल करेंगे इसको? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो आपको बड़ा मैसिव ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मेरा तो बड़ा पुराना स्टांस है, आई टोटली एग्री विद फवाद ऑन दिस, कि ये सूबे आपको पंजाब को भी तोड़ना पड़ेगा, 2 हिस्सों में करें, सिंध में भी नया कार्व आउट करें, और बलूचिस्तान डेफिनेटली, आपको पता है बलूचिस्तान में कई हल्के 600 किलोमीटर के हल्के हैं यार, 600 किलोमीटर कौन सा बंदा कर सकता है? और बिल्कुल एक टोटल डी लिंक है इलेक्टेड लोगों का और कम्युनिटी का। दूसरा, हमेशा से वहाँ पे मैनेज इलेक्शंस होते हैं, आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि वहाँ पे इलेक्शन नहीं है, वहाँ सिलेक्शन है, इसलिए आपका डिस्कनेक्ट है पॉपुलेशन का और उसका। लेकिन ये सूबों में बड़ी लंबी गेम है, ये तो अभी होनी नहीं है, क्योंकि खुद ना PMLN चाहती है कि पंजाब में कोई नया सूबा बने, ना PTI ने भी इतना शो डाला हुआ था, कहाँ गया वो साउथ का सूबा, 4 साल में क्यों नहीं बना, जिससे महाज बन रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो ये चीज अभी नहीं होती। असल चीज ये है कि जो शॉर्ट टर्म में कम से कम जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, इसमें तो नुमाइंदगी आप ठीक कर दें। अब आप मुझे बताएं, कल भी लेविस की पोस्ट उन्होंने जला दी, सब कुछ कर दिया। 92 अरब रुपया साल का लेविस का खर्चा है, इसमें 83,000 लोग भर्ती हुए हैं, 60% जाली भर्ती हैं, कागजी भर्ती हैं, बाकी जो 40% हैं वो तमाम इल ट्रेन दूसरे लोग हैं, जो सरदारों के मुलाजमीन हैं, वो सारे उसके अंदर उन्होंने अपने घुसाए हुए हैं। इसलिए तो आपको कोई बुक्की साहब नजर आते हैं तो उनके पीछे 20 गाड़ियों का काफिला होता है, 40 गनमैन होते हैं। कोई आपको जहरी नजर आते हैं, सिंध में कराची में फिर रहे होते हैं, वो आपका ख्याल है कि अपनी तनख्वाहों पे हैं, दे आर ऑल पेड फ्रॉम लेवीज। तो 92 अरब अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर भी लग रहा हो साल का, आप पूरी पुलिस फोर्स खड़ी कर सकते हैं। करप्शन, डिस्कनेक्ट विद दोस पीपल। और देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज जो इस वक्त आपको है ना, कि बलूचिस्तान इतना बड़ा है कि वो अलहदा हो नहीं सकता, पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है, तो यही टेररिज्म चलता रहेगा और कोई सरप्राइज नहीं है। पहले ही हमें पता था, डिक्लेयर टारगेट है बलूचिस्तान इनका, इंडिया का। डोवल अपनी तकरीर में साफ कह चुका हुआ है, उनके फॉर्मर आर्मी चीफ कह चुके हैं कि जी और पैसा लगाएं बलूचिस्तान में, उनका जुमला था और पैसा लगाएं। और यहाँ पे कंफ्यूजन का हाल ये है कि आपने अपने इब्तदाई में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आप भूल गए, कि कल शिबली फराज साहब की स्टेटमेंट चल रही थी, और वो क्या थी कि जी हम प्राइम मिनिस्टर से बात करने पे तैयार हैं। जो लीडरान है वो कहते हैं कि हमने आर्मी से बात करनी है, लेकिन आर्मी को साथ ही आप कहते हैं। अच्छा, इजाजत दें, मैंने ये कंपोनेंट रखा हुआ है, अगर इजाजत दें मैं जरा फवाद चौधरी साहब की तरफ तो फिर आप कहते हैं नहीं, वहाँ पे आप कहते हैं यजीद हैं, फिर जिस दिन फील्ड मार्शल बनता है बंदा जंग जीत के, उस दिन आप कहना शुरू कर देते हैं कि जी ये जंगल का बादशाह अपने आपको कह ले, फिर कहते हैं बात भी उससे करते हैं। यहाँ पर्सनलाइज करके अगर इजाजत दें, वो मैंने अलहदा एक सेगमेंट रखा है, प्लीज अगर मालिक साहब इजाजत दें, कता कलामी की माफी। हाँ फवाद साहब, आपने जो बात की इसमें तो कोई शक नहीं है, इम्प्रूवमेंट की कहते हैं ना, देयर इज़ ऑलवेज अ रूम एट द टॉप, और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। लेकिन देखें ना, उनकी सेंचुरीज़ हैं अफ़गानिस्तान में, इंडिया स्पॉन्सर करता है, इसमें कोई शक नहीं रह गया। फितनौल हिंदुस्तान कहाँ से आता है, ये चीज़ें भी तो हम हैंडल नहीं कर पाए ना, इनको कैसे एड्रेस करें? नहीं, देखें, पहली बात यह है कि ये मालिक बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। 92 फैसलाबाद डिवीजन जितनी टोटल पॉपुलेशन है बलूचिस्तान की, और आप अंदाजा लगाएं कि जो फंड्स बलूचिस्तान में जाते हैं और जो फैसलाबाद में जाते हैं, उनका आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कश्मीर और GB में भी तकरीबन जो है वो यही सिचुएशन है। प्रॉब्लम आपका एडमिनिस्ट्रेशन, सब जो आप बात कर रहे हैं, देखें, टेररिज्म लोकल सपोर्ट के बगैर नहीं होता। यहाँ पे अब जो बाहर से अफगानिस्तान से लोग आके नहीं ये कर रहे, आपके यहाँ पे जो FC का फेलियर है, पुलिस का फेलियर है, फौज का फेलियर है, जो लोकल मामलात के में बहुत ज्यादा इस वक्त इंटरवेंशन है और वो कर नहीं पा रहे। फंड्स बहुत अवेलेबल है। आई बिलीव कि जब तक ये मालिक तो कह रहे हैं कि ये नहीं हो पाएगा, इसके अलावा चारा कोई नहीं है। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप
वही जिस तरह मैंने कहा कि डंग टपाव में जाते हैं। ये जो इतने बड़े सूबों का इशू है, ये सिर्फ शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को सूट करता है। इन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया है, सिंध हमारे पास, पंजाब तुम्हारे पास, और बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इस तरह तो देखिए ये सूबों वाला तो सही हाईलाइट हुई बात। मालिक साहब, ये जो लोकल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने बात की, और हम देखते रहे हैं कि इसी लोकल सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में और भी बातें आ जाती हैं। जाफिर एक्सप्रेस के दहशतगर्दों की लाशें लेने महारंग बलोच वहाँ पर पहुँच गई। ये जो नैरेटिव उनके हक़ में चला जाता है, कभी इंसानी हकूक़ के नाम पे, कभी और चीज़ों के नाम पे, ये भी तो बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है ना यहाँ से। देखें, उनके हाथ में नैरेटिव जाता क्यों है? इसलिए कि जो लोग नैरेटिव जिनको देना चाहिए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, जो जिनकी कोई जड़ें थी वहाँ पे, जब आप उनको सियासत में नहीं आने देंगे और हैंड पिक लोग लाएंगे जिनका कोई ताल्लुक नहीं है आम आदमी से, तो वो उसी की बात सुनेंगे ना जो उनकी बात कर रहे हैं। अब मिसिंग पर्सन एक इशू है, वजूहात अपनी जगह पे हैं, इशू तो है ना। अब चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं इशू ही नहीं है। भाई इशू है। आप टेररिस्ट क्या करते हैं चाचा? वो लोकल इश्यूज को एक्सप्लॉइट करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं यू कांट हैंग अ कोट ऑन अ प्लेन वॉल। उस पर कुंडी लगी होगी, कील लगी होगी, तो उस पर कोट टांगते हैं ना। आप जो बेसिक इश्यूज हैं, क्या अनएम्प्लॉयमेंट इशू नहीं है? क्या बैकवर्डनेस इशू नहीं है? क्या तालीम का इशू नहीं है? हमें बता देंगे जी इतने कैडेट कॉलेज खुल गए, इतने हॉस्पिटल्स खुल गए, सब कुछ खुल गए। अभी आर्मी चीफ गए हुए थे, उन्होंने एक जबरदस्त फंक्शन किया जिसमें वीसी थे, सीनियर टीचर्स थे। आपको पता है कि बलूचिस्तान की कितनी यूनिवर्सिटीज में 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली भी। अगर आप टीचर्स को और सबको इकट्ठा बैठाते हैं और 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली भी, उस बंदे ने क्या आगे पढ़ाना है यार? वो बंदा क्या मोटिवेट करेगा जिसकी अपने 4 महीने की तनख्वाह नहीं आई भी? ये सीरियसली एक सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है जो अब एक पॉलिटिकल क्राइसिस में और टेररिज्म की बेस बन गई हुई है। हमेशा टेररिस्ट एक्सप्लॉइट करता है। कहीं दुनिया में आपको टेररिस्ट ही मिलेगा जिसने इशू क्रिएट किया हो। क्रिएटेड इश्यूज को वो कहते हैं भैया इसका इतने साल हो गए, इतने दहाइयां गुजर गई हैं, कोई सोल्यूशन नहीं आया, अब जो है ना आप इसको वो करें, अब ये बंदूक के जरिए इलाज है और कोई इलाज नहीं है। जब आप एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉलिटिकली सोल्यूशंस नहीं देते तो फिर बंदूक की बात आएगी और लोग फ्रस्ट्रेट हो गए में। लोगों की फ्रस्ट्रेशन एक्सप्लॉइट करते हैं टेररिस्ट, और ऊपर जब उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे हैं इंडिया से सब कुछ, तो इट बिकम्स अ वेरी प्रॉफिटेबल। तो ये सारे फैक्टर्स को हमने तोड़ना है। इधर रुकिएगा प्लीज नादरीन, मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, फवाद चौधरी साहब ने इसी हफ्ते 2 तकरीबन मुलाकातें की बानी पीटीआई खान साहब से। फवाद साहब समझाते हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बताते हैं। फिर फवाद साहब की कोशिशें क्यों कामयाब नहीं हो रही, जिनकी तरफ मालिक साहब भी इशारा कर रहे थे कि यजीद के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, आपकी मुलाकातें हुई, आपने अपने एक्स मैसेज में कुछ बताया भी सही, और मैं बिल्कुल आपको फॉलो करता हूं। आपकी पॉलिटिकल विजडम है, जो बातें आप कर रहे हैं ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिशें क्यों नहीं कामयाब हो रही? फिर नहीं जी, कामयाब तो सच्ची बात यही है, आपकी बात ठीक है कि नहीं हो रही। और असल में बहुत लोग हैं जो, एक तो देखिए ना, इमरान खान साहब की लिमिटेशन है, वो जेल के अंदर है, उनको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो इनपुट मिल रहा है, उसी के ऊपर वो अपनी पॉलिसी बनाते हैं, वो देते हैं। अब देखिए, तहरीक आपने कितनी दफा चलानी है? 40 दफा तो आप तहरीक चला चुके हैं। तहरीक से जब तक पहले वाले 7-8 फैक्टर इकट्ठे नहीं होते, आप तहरीक कैसे चलाएंगे? सो मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग भी, अब अभी भी मैं देख रहा हूँ सेक्रेटरी जनरल साहब सलमान राजा साहब का कि जी मुजाहमत के अलावा कोई हल नहीं। तो जब मुजाहमत की बात थी तो आपने तो अपने घर से वीडियो डाल दी। वकास अकरम साहब जो हैं वो पेशावर से कम, वो इस्लामाबाद में भी आके कोई बयान नहीं देते, वो उन्होंने जंग में क्या जाना है। तो यार, तो देखिए, ये 26 फरवरी में लोग तबाह बर्बाद हो गए, लोगों को सजाएं हो गई, 10-10 साल 15-15 साल बेचारे बेगुनाह जो हैं वो जेलों में चले गए। तो अगर लीडरशिप ने सिर्फ ओहदे लेके सिर्फ इमरान खान को यही बताना है कि लाखों लोग जो है वो तैयार हैं और खुद जाके घरों में छुप जाना है, तो ये देखिए, तो बड़ी ज्यादती की बात है। मोहम्मद मालिक साहब, यही नुक्ता आपके सामने भी, क्या फिर
खान साहब को जो और लोग जाते हैं वो मिसगाइड करते हैं या खान साहब मिसरीड करते हैं सिचुएशन को। जिस अलीमा खान साहिबा के बयान की तरफ आप बात कर रहे थे, एक तरफ वो कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, दूसरी तरफ वो आपको याद है पिछले महीने भी कहा था कि एक शख्स के 10 सालों के लिए मुल्क बर्बाद किया जा रहा है। अब यजीद के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सबको मालूम है किसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखें, जब नवंबर वाली तहरीक चली तो जब वो सारा झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, तो आपको पता है बाद में एक बहुत बड़े लॉयर टर्न पॉलिटिकल लीडर हैं जो 3-4 पार्टी बदल चुके हुए हैं, वो गए और खान साहब को पता। खान साहब आपको पता है कि सिंजानी पे 1.5 लाख आदमी था और कोई 85,000 ब्लू एरिया के करीब था। तो खान साहब ने कहा फिर क्यों नहीं आए? तो भाई एक बंदा जाके उनको कहता 1.5 लाख वहाँ खड़ा हुआ था, 85,000 वहाँ खड़ा हुआ था, तो वो तो बंदा कहेगा कि हाँ यार तहरीक निकालो। था 1.5 लाख वहाँ पे, था 85,000। दैट इज द प्रॉब्लम। इनके अपने लीडर जाके झूठ बोलते हैं और बिल्कुल सही बात है। देखिए पॉलिटिशियंस कहाँ पे हैं इस वक्त पीटीआई में? या गायब हो गए या तायब हो गए। अब वुकला हैं, वो बेहतरीन वुकला होंगे, दे आर नॉट पॉलिटिशियंस। ये इस वक्त बड़ी डैश किस्म की पॉलिटिक्स का वक्त आया हुआ है जब आपने सही किस्म की पॉलिटिक्स करनी है। वहाँ पे कोई कैपेसिटी नहीं है। एक बहुत सीरियस क्राइसिस है पॉलिटिकल एडवाइस का और इनपुट का। और जो आपने बयानिया बना दिया हुआ है, जिससे आपने बात करनी है उसके साथ जाती काम उठा दिया हुआ है, उसने आपके साथ जाती काम उठा दिया हुआ है। अब वहां से आपने फिर बात किससे करनी है? 2 बंदे कहते हैं लड़ जाओ मर जाओ, तीसरा बंदा जो कहता है कि बात कर लें। कल शिबली साहब कह रहे हैं कि हम तैयार हैं बात करने पे। आई एग्री विद फवाद, आपको एक बॉर्डर पॉलिटिकल लाइंस बनेगा। खाली पीटीआई इससे तन्हाई का शिकार है। इनका वर्कर थक गया हुआ है। मार इतनी पंजाब में पड़ी है, अब भी पड़ रही है। वर्कर बेचारा कहाँ तक मार खाएगा, कहाँ तक जाएगा? और जंग ने बहुत कुछ बदल दिया और जंग अभी खत्म नहीं हुई। अभी ये फिर एक क्लैश होगा, छोटा बड़ा जिस मर्जी लेवल का होगा। इंडिया में रोज आप मोदी की तकरीरें सुने, बाकियों की सुने, उसकी हिंदुत्वा की, वो आरएसएस की 100वीं सालगिरह भी है, वहाँ पे इलेक्शंस भी हैं। ये दिस थिंग इज नॉट ओवर। एक और झगड़ा हो जाए, 4 आ जाए, कहाँ जाएगी तहरीक अगर चल रही होगी सब कुछ? हर चीज पॉलिटिक्स में टाइमिंग होती है और एक वक्त होता है। कभी आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कोई निगोशिएशन करते हैं, कभी पोजीशन ऑफ वीकनेस से करते हैं, लेकिन कोई भी परफेक्ट डील नहीं होती जिंदगी में। किसी को ज्यादा किसी को कम मिलता है। सो इमरान खान का तो फोकस एक ही होना चाहिए कि जो मर्जी अभी शरायत जैसी भी बनती है, जो भी बनता है, बाहर आए। अगर इमरान बाहर आते हैं, इनकी पार्टी भी ठीक हो जाएगी, संभल भी जाएगा, लोग भी हौसले में आ जाएंगे। और जब तक इमरान अंदर हैं और इनकी भी रिकॉर्डों हैं, ये उल्टे हो जाएं सीधे हो जाएं, इनसे तहरीक नहीं चलनी, इनसे कोई चीज नहीं बननी। एंड आई थिंक द सूनर दे रियलाइज दिस, इनकी पार्टी और पॉलिटिक्स। चलें इधर रुकिएगा प्लीज। फवाद चौधरी साहब, बार बार हम शायद एक ही नुक्ते पे बात कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ऐसा है। मसलन कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, फिर कहते हैं कि जी यजीद के सामने 3 साल भी खामोश नहीं रहेंगे। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान साहब नहीं भी आए या दीगर बड़ी जमातों के साथ हुकूमती इत्तेहाद से भी बातचीत करने के लिए पीटीआई रजामंद नहीं है, बट दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी सेटल्ड समवेयर ना। देखिए बात यह है कि आप ये सच्ची बात यह है कि जो मालिक साहब ने बातें की हैं, ये सारी बातें मैंने इमरान खान साहब से भी की हैं। अब और उनको मैंने एग्जैक्टली यही बात कही है कि पीटीआई का फोकस सिर्फ आपकी रिलीज होना चाहिए। बाकी हर मामला जो है वो बाद में आप आके सेटल डाउन कर सकते हैं, बैठेंगे सामने, सब चीजें जो है वो आप खुद देखिएगा। और आपको रिलीज कराने की प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि ये जो लीडरशिप आपने सेट की है ये नहीं करा सकती। आपने 2 साल इनको दिए हैं, कुछ टाइम लिमिट बना लें, इनको 3 महीने दे दें, 6 महीने दे दें, जहां पे भी आप समझते हो। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर अगर आप इसको चेंज करें, पॉलिटिशियंस के हवाले करें मामला, तो आगे बढ़ेगा मामला। अब यहाँ पे एक अगर आप मौलाना फजल रहमान के मुतालिक उनको जो ब्रीफिंग दी गई है वो बिल्कुल गलत है। और उनको अगर लेट से फिर मैंने कहा ये खान साहब को जो मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में बताया गया वो आप फरमा रहे हैं गलत बताया गया है। देखें बिल्कुल गलत बताया गया ना। उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल देखें पीटी इसकी जो इत्तेहाद नहीं हुआ तो उसकी 100% जिम्मेदारी पीटीआई के ऊपर है।
अच्छा। आपने पहले जाके कहा मौलाना को कि जी हम आपसे बात करेंगे, नून लीग और पीपल्स पार्टी से हम बात नहीं करेंगे। अगले दिन आप टीवी लगाते हैं तो नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई बैठी हुई है, मौलाना को किसी ने पूछा ही नहीं। जी हाँ। फिर उसके बाद आपने चीफ जस्टिस ने लेटर लिखा आपको, आप सारे वकील हाजिरी लगवाने चले गए चीफ जस्टिस के पास, वो मौलाना फिर साइड पे बैठे रह गए या बाकी लोग। अगर आप, और फिर इसका क्या देखें, आपकी तसल्ली होगी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर मौलाना कल कहते हैं कि मैं इमरान खान को जेल में मिलना चाहता हूं, तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, उसमें एस्टैब्लिशमेंट कहे कि हम बात करते हैं पीटीआई से, तो आप मौलाना का तो यही ख्याल होगा ना, तो ये तो मेरे साथ वही करेंगे जो शहबाज शरीफ और जरदारी ने किया, तो क्यों आएंगे? तो चले, अगर आपको मौलाना नहीं पसंद और आप समझते हैं फासला, फिर बाकी जमातों से तो कर लें, आपको उनसे भी नहीं हो पा। इधर प्लीज रुकिएगा नादरीन, मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे, मालिक साहब अभी फरमा रहे थे कि खुदा न खास्ता फिर जंग हो जाएगी, लेकिन मालिक साहब के पास मैं सवाल छोड़ता हूं। अंदर से भारत के बहुत सारी आवाज़ें निकल रही हैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, फिर होगा क्या उनका? ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। तनाज़ात हैं डोमेस्टिक भी, यानी मुल्क के अंदर भी तनाज़ा है, लेकिन भारत के साथ अभी जंग का सा समा है। चलें, सीज़ फायर प्रेसिडेंट ट्रंप ने रुकवा दी थी। मालिक साहब, ये जो आपने फरमाया, यकीनन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब पे प्रेशर है। सुब्रमण्यम स्वामी बोल पड़े, रणबीर सिंह बीजेपी के हैं वो बोल पड़े, इवन शिवसेना के संजय रावत भी बोल पड़े। राफेल तैयारों के गिराए जाने की उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी तस्दीक कर दी कि हाँ, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्यों गिरे थे। तो फिर मोदी जी पे इंटरनल प्रेशर का इंटरनल ही कोई उन पे असर पड़ेगा ना? सर, मैं इस पे आने से पहली एक बात पे एक और ऐड कर दूं। जब आप पॉलिटिकल लैंडस्केप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, देखें पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या है। गवर्नमेंट के जितने अलाइज हैं और एस्टैब्लिशमेंट कंफर्टेबल एक पेज पे बैठे हुए हैं, कोई रखना नहीं है उनका, ठीक है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज पीटीआई कर रही है, उसकी हालत इस वक्त ये है कि पंजाब में चौथी कमेटी बन गई है, पॉलिटिकल कमेटी। आलिया हमजा बहुत एक्टिव हैं, उनकी टांगें काट दी गई, सडनली कमेटी बन गई। फिर भी इमरान खान साहब के पास वाकया जाता है तो कहते नहीं उनको शामिल कर लें। अच्छा, केपी के अंदर जो पावर बेस है वहाँ पे उनसे ज्यादा जुटाई जाती है गड्ढापुर से, और दे दी जाती है उनके सबसे बड़े सियासी हरीफ वो है जुनेद खान। अब जो दो सूबे आपको चाहिए हर कीमत पे एक सस्पेक्ट के लिए, उसमें पार्टी की अपनी खुली तलवारें निकली हुई है, जंग चल रही है। अब वहां की तहरीक जुनेद खान कहते हैं जी वो लीड करेंगे, वो कहते हैं जुनेद खान लीड करें। तो आप, अगर आपके पास एक ब्रॉड पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, आपकी अपनी पार्टी फ्रैक्चर्ड है, इमरान खान अंदर है, इनकम्युनिकाडो हैं, बाहर बंदे 5 निकल के आते हैं, वो करते हैं। अलीमा खान का गुस्सा आपने उस दिन देख लिया था, जिसने कहा कि अच्छा यार, जो आप तजवीजें आपकी हैं exactly. हम खुद ले जाएंगे, किसी को ले जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही वो भी सेंट्रल रोल में आ रही हैं। मेरा ख्याल है इससे तो बेहतर है ये पार्टी अगर अलीमा खान को वक्ती तौर पर सरबराह बना लें, यकीन मानें कि आधे मसले शायद हल ही हो जाएं। बट एनीवे, इतना फ्रैक्चर, इतना इंटरनल स्ट्राइफ, पॉलिटिकल तन्हाई, अलायंस आपके साथ नहीं है। और यही तन्हाई उधर अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी के लिए, तो वो भी तो मोदी देखें, मोदी साहब का एक चीज बड़ी क्लियर सल है। मोदी का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि उसको तारीख याद रखे कि वो 3 दफा वजीर आजम था, 15 साल रहा या 20 साल रहा। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड नहीं है, मीन्स टू एन एंड है। वो चाहता है कि तारीख उसको याद रखे, वो आदमी हूँ जिसने असल हिंदू राष्ट्र बनाया, और वो हिंदुत्व की तारीख का फुटनोट बनता है। इसलिए उसको लॉजिकली ना देखें कि वो उसकी क्या पॉपुलैरिटी, उसने काम किया है। उसने इंटरनली तो हिंदू राष्ट्र बना दिया है, जितना उसने वेपनाइज कर दिया हिंदू मेजॉरिटी को तमाम माइनॉरिटी के खिलाफ, वो कामयाब हो गया। बाकी तो छोड़ें, कल उनका वो गया हुआ था आर्मी चीफ, वो वर्दी पहन के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंडियन गया हुआ था अपने साधु बाबा के पास के मुझे आशीर्वाद दें, मैंने पाकिस्तानी कश्मीर पता करना है। इससे ज्यादा हिंदुत्व देश की क्या आपको एग्जाम्पल मिलेगी कि एक प्रोफेशनल सोल्जर वर्दी में जाके एक हिंदू साधु से ले रहा है। सेकुलरिज्म तो खत्म है ना उसका, तो अब वो जो फिग लीफ था वो भी खत्म हो गया। प्राइम मिनिस्टर कहता है हिंदू राष्ट्र है, डिफेंस मिनिस्टर कहता है, उनका होम मिनिस्टर कहता है, उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहता है, उनका आर्मी चीफ जाके भोजन लेने चला जाता है वर्दी के अंदर। क्या उसकी फौजी हिंदू फौज तो नहीं है, उसकी एक सेकुलर आर्मी है, तो सेकुलर मुल्क का था।
सो वो जो मोदी चाह रहा है, मोदी इज गॉट हिज थिंग्स इन हिज प्लेस। वो तो उसकी बदकिस्मती है कि उसको ऐसी ठुकाई हुई है। फवाद चौधरी साहब, जब अंदर से इतना प्रेशर हो, बतौर पॉलिटिशियन आपसे पूछ रहा हूँ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी कल उनके बात कर रहे थे, अब जनरल अनिल चौहान की बातचीत भी यकीनन आपने देखी होगी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत, तो इंटरनल प्रेशर से बीजेपी भी को ख़ास एक पेज पे नहीं है, कुछ बोल रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे। मैंने योगी आदित्यनाथ की कोई बातचीत मैंने नहीं सुनी, और भी बीजेपी के लोग हैं, तो अंदर भी तो पॉलिटिकल प्रेशर आता है ना कि आपने तो मत मरवा दी इंडिया की। इंडिया को बड़ा जोम था, बड़ा पिवट ऑफ एशिया बना हुआ था, अमेरिका भी उनको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ एशिया बनाना चाह रहा था, धड़म से सारा नीचे आ गया। राज साहब, आपको पता है इंडियन पॉलिटिक्स को आप मैं बड़े क्लोजली देख रहे हैं, आपके प्रोग्रामों में भी हम इलेक्शन भी रिजल्ट भी हम उसके ऊपर हमने काफी देखा था। देखिए, मेरी बात आप लिख लें कि ये आखिरी साल है नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान में। उसकी वजह ये है कि ये दूसरी बात, मैं मालिक साहब से इस पे भी डिफर करता हूँ, अब नरेंद्र मोदी किसी पोजीशन में नहीं है पाकिस्तान पे हमला करने की। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें, वो इस वक्त एक इलेक्शन टूर में है, वहां पे वो बेशक बढ़ के जो मर्जी मार रहे हैं, लेकिन जनरल साहिर ने कल जो वहां पे इंटरव्यू दिया सिंगापुर में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फौजें वापस डी एस्केलेट हो गई हैं। जी हाँ, 22 अप्रैल से पहले वाली पोजीशन पे। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी एक्चुअली जो है अपना रेटरिक बना रहा है। वो भी अब देखें ना, वहां पे ज्वाइंट सिटिंग का मुतालबा जोर पकड़ रहा है, ज्वाइंट सिटिंग वो करा नहीं रहा, क्योंकि उसको पता है कि पहला सवाल ये होना है कि वो 4 लोग जिन्होंने ये पहलगाम किया था, उनको जमीन खा गई, आसमान निकल गया, वो गए किधर है? और आप और अमित शाह और ये सारे जो वो लोग एग्जीक्यूटिव गवर्नर जो आपने लगाया है कश्मीर में, वो कर क्या रहे थे? तो अब एक तो अपोजिशन की तनकीद शुरू हो गई है। अब यूं ही ये इलेक्शन बिहार का हो जाता है, इसके बाद नीतीश कुमार का इनके साथ चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और वो अपने वापस अपने अलाय की तरफ जाएगा, कांग्रेस की तरफ, और चंद्राबाबू नायडू। एक और चीज भी मैं जानना चाह रहा हूं, भारत के साथ 6 मई से 10 मई तक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज लड़ी, मुकाबला किया, उनके जहाज़ गिराए, लेकिन ये इंडियन अब एक और ट्विस्ट भी दे रहे हैं। वो कहते हैं जी एक्सटर्नल फैक्टर थे, चीन, तुर्की या दीगर ममालिक थे, पाकिस्तान की अफवाज ने तो हमारा कुछ नहीं किया। ये नैरेटिव क्यों अब वो बनाना चाह रहे हैं? क्रेडिट तो मुसल्लह अफवाज का है, लड़े हैं बाकायदा। अच्छा साहब, ये तो ऐसी है ना, अपना वो कुट खा के तो बंदा कहता है कि नहीं नहीं वो मैंने इससे नहीं कुट खाई, ये तो हमें बहाने है ना, इसको कोई अहमियत नहीं है इसकी। द राइट नाउ इंडिपेंडेंट सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि इंडिया को कुट पड़ी है, और उनका जो जहाज थे वो तो अब एयर चीफ ने भी मान लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे वो 7 जहाज जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, वो 7 फिगर भी कंफर्म हो जाएगी। नॉट विद स्टैंडिंग, मेरे ख्याल में एक उनके ऊपर अभी अपोजिशन शुरू हुई है, इसके बाद कोalition पार्टनर्स अपना रास्ता लगा करेंगे, और फिर तीसरे मरहले में जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, बीजेपी के अंदर एक बगावत हो जाएगी नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो अगला जो 1 साल है नरेंद्र मोदी का, ये वो इससे बाहर नहीं निकल, क्योंकि देखे ना डेमोक्रेसी के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। यही मैं एग्जैक्टली एज अ पॉलिटिशियन आपसे जानना चाह रहा था कि चेक्स एंड बैलेंसेस होती हैं। मालिक साहब, एक और चीज़, मे बी लास्ट क्वेश्चन, कि सदर ट्रंप ने बाकायदा तौर पर बार बार कहा और आज फिर कहा कि पाकिस्तान और भारत ख़तरनाक हद तक आगे आए थे, हमने सीज़ फायर करवाया, ट्रेड के लिए पाकिस्तान के डेलीगेशन की बात की, वो बड़ा डेलीगेशन तो वहाँ पर अभी 2 तारीख से मुलाकातें कर रहे। क्या सदर ट्रंप वाकई अमन करवा कर नोबेल पीस प्राइज़ जीत सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा एक सवाल है फवाद से, ये जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है जितनी इन्होंने बातें की हैं, ये एक्चुअली मेरे बयानियों को सपोर्ट कर रही हैं कि जंग क्यों हो सकती है। इसलिए हो सकती है कि अगर नरेंद्र मोदी को लगता है कि मेरे अलाइज टूट जाएंगे, अगर नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि मैं साल में पावर से बाहर 2 साल में जा सकता हूँ, अगर उसको ये लगता है कि मेरी गेम उल्टी होगी एंड आई हैव लॉस्ट इट, तो वो क्या एक इस नोट पे घर चला जाएगा? उसके लिए तो ऑल द मोर इंसेंटिव है कि एक बड़ा एक नया तमाशा करे, एक गैम्बल करे, जिसका पोकर में कहते हैं ना ऑल इन, कि पूरी अपनी बेट्स वो लगा दे एक नए मार्के के ऊपर, कि अगर मेरा ये पता सीधा पड़ गया सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। बाकी तो 5-6 चीजें वो नहीं संभाल सकता। इंटरनल स्ट्राइफ आ गई है, एलाइज के प्रॉब्लम आ रहे हैं, सारे उसके खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, और वो पता है कि वो डाइंग इस लूजिंग नोट पे बाहर क्यों जाएगा? उसके ही हैज नथिंग टू लूज। उसको तो एक जंग, मुझे जितनी बातें फवाद ने की हैं, इसके बाद तो उसका सोल्यूशन यही उसके पास रह जाता है कि एक नया युद्ध करे,
इस उम्मीद पे कि इस युद्ध में अगर मार नहीं पड़ती तो कम से कम पाकिस्तान के भी 4-5 जहाज मिल जाएं, कुछ मिल जाएं, तो वो एक विक्ट्री क्लेम कर सकता है। देखो मैंने इनको दोबारा मजा सिखा दिया, ये कर दिया। ही इज डेस्परेट फॉर अ विन। अगर आप ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो डेमोक्रेसी के असूलों पे और कहेगा अच्छा अच्छा खत्म होगी बात, चले मैं घर चला जाता हूँ, नहीं, वो एक फैनेटिक है, उसने एक फाशिस्ट स्टेट बनाई हुई है। फाशिस्ट स्टेट्स डोंट बाय आउट, बाव आउट नहीं करती, या वो तबाह करती हैं या तबाह हो जाती हैं। वो अपने लिए कुछ भी तबाह करने दाव पे लगाएगा, वो भारत को भी दबाव पे लगाएगा। गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट। जी फवाद चौधरी साहब के इनबिल्ट डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे थे ना, जाहिर है वहाँ कांग्रेस भी है, वहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी रोल है, मैंने सदर ट्रंप की भी बात की, वाकई इजाज़त मिल जाएगी नरेंद्र मोदी को अपने सिस्टम से भी, जो बार बार उनके मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी बातें कर रहे हैं बैठ के। देखिए ये प्रॉब्लम जो मालिक बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही बात है कि ह्यूमन साइकी तो यही है जो मालिक बयान कर रहे हैं, बट मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी हैज लॉस्ट द कैपेसिटी टू डू ऑल दैट। वो देखें, वो उसके पास कोई डिवाइन पावर नहीं है इस वक्त। जिस किस्म की एक इंटरनेशनल सेक्लूजन का सामना है इंडिया को, और उसके बाद अब उसको इंटरनल सिक्लूजन का सामना भी हो जाएगा। जितना मतलब आपका क्या ख्याल है कितना बड़ा बदमाश है मोदी के, वो ट्रंप को भी टेक ऑन कर लेगा, वो यूरोप को भी टेक ऑन कर लेगा, वो चाइना को भी टेक ऑन कर लेगा, वो पाकिस्तान, इस तरह हो नहीं ना सकता। ख्वाहिश उसकी एग्जैक्टली वही होगी जो मालिक कह रहे हैं, बट मेरे ख्याल में उसकी कैपेसिटी नहीं रही। और अब आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में के अंदर जो एक अगर इतनी बड़ी मतलब उसको ये शक भी होता कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ ये चीजों, तो ज्वाइंट सिटिंग बुला लेता ना। वो तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। सो उसकी आप देखेंगे कि जो इंटरनल सिक्लूजन है, बस पाकिस्तान को सिर्फ एक एहतियात करनी चाहिए, हमें वॉर मॉन्गरिंग में नहीं पड़ना चाहिए, हमें पीस कीपर उभरना चाहिए। और वैसे भी यहाँ तो जो जश्न मनाया जा रहा है वो तो अमन का जश्न मनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। जनाब मोहम्मद मालिक साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराजा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।